Yes, sir. ओके, सो दिस इज सपोर्ट बैच है ना बच्चों? आप में से कितने लोग नेरुल से? हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम नेरुल? मीन्स नेरुल सेंटर पर से बिलोंग करते हैं। ऑफलाइन होने के बाद नेरुल सेंटर क्लास लेंगे। चेंबूर? Sir, I am from Chennai. I am also from Chembur. ओके, जस्ट टाइप योर नियरेस्ट सेंटर जहां पर आप क्लास लोगे बेटा, जल्दी से चैट में। सर हमारा बैच तो कम्प्लीटली ऑनलाइन है ना, मतलब 2 इयर्स के लिए। अच्छा, आपका ऑनलाइन ही है क्या? ओके, No, सबका? sir. अच्छा, सम आर ऑनलाइन सम आर ऑफलाइन, राइट? बट सर मैंने मेरे सेंटर मैनेजर को पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा बैच कम्प्लीटली ऑनलाइन है 2 साल के लिए। हाँ हाँ हाँ, हो सकता है बेटा, है ना? या तो वो इस तरह से होगा बेटा, कुछ लोगों का ऐसा है, कुछ हाँ वो सेंटर वाइज कहीं सेंटर पर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो वहां पर ऑनलाइन होगा। या ठीक है, गुड। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दूंगा, जस्ट अ मिनट। ऋषिकेश, यू आर फ्रॉम नेरुल और श्रवण फ्रॉम पवाई, ओके। एंड दिस इज गिरीश फ्रॉम पुणे, ओके। Dishita from Nerul, okay, okay, okay. Andheri, Chembur, Khargar, good, good. चलिए ठीक है, नाइस, ओके। ठीक है बच्चों, आप में से नेरुल के आसपास किसी के पेरेंट्स का लाइक फुली फर्निश्ड यदि कोई फ्लैट हो 1 BHK और अभी अवेलेबल हो तो मुझे बता देना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, गुड। ठीक है बच्चों, तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को बोला था कि यू हैव टू फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द साइकिल, लाइक कार्नोट साइकिल, राइट? कार्नोट साइकिल, यस। क्या V किसी वाले ने टर्म इसको डिराइव करने की पाया। वी वाले टर्म्स नहीं सॉल्व कर पाए? ओके, कोई बात नहीं, चलो गुड, बाकी इतना हो गया, राइट? चलिए, तो हम लोग इतना कर लेते हैं जितना हमसे पूछा गया है। तो हम एक बात जानते हैं कि फॉर दिस साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू कितनी होगी? 0, है ना? तो फॉर दिस कार्नोट साइकिल, इस कार्नोट साइकिल के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इज 0, राइट? ओके, नाउ मैंने आपसे बोला था कि आपको यहाँ पर सिर्फ वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब फाइंड करना था। तो बेटा देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि प्रोसेस नंबर 1 है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेफिनेटली इसके लिए क्यू की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव, है ना? नाउ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए क्यू 0 आता है, और सबसे लास्ट वाला एडियाबैटिक कंप्रेशन है तो उसके लिए भी क्यू 0 आता है। आइसोथर्मल कंप्रेशन, बेटा कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है? कंप्रेस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, V3 से V4 जा रहा है, तो बेटा इसके लिए क्यू नेगेटिव होगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि हीट कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस में। यस, डू यू एग्री दोस्तों? एग्री? तो हम बोलेंगे हीट एब्जॉर्ब्ड। यस बेटा, म्यूट करके बात करो इधर उधर, वैसे बात नहीं करनी चाहिए क्लास के बीच, बट स्टिल इट इज वेरी नेसेसरी देन कीप योरसेल्फ एट इट, है ना? या तो हीट एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल्स टू, क्या बोल सकते हैं? दैट इज जस्ट Q1 फर्स्ट प्रोसेस में, ओके। और हम बोलेंगे कि दैट इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए जो Q की वैल्यू होती वो है V1 है। वो वर्क के बराबर होती है ना? या तो आप क्या लिखोगे? nRT1 ln V2 by V1, तो nRT1 ln V2 by V1, समझ में आ गया? तो हीट एब्जॉर्ब क्या हो गई बेटा? हीट एब्जॉर्ब क्या हो गई बेटा? यस,
समझ गए बच्चों, मेरी बात समझ पाए? यस सर। जो एब्जॉर्ब हीट है वो nRT ln V2/V1 के बराबर हो गया। किसी को इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम? आई होप समझ में आ रहा होगा, राइट? सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस में ही एब्जॉर्ब हुई, तो वो मैंने हीट एब्जॉर्ब लिख लिया। अब मुझे चाहिए वर्क डन पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो मैं बोलूंगा वर्क डन ड्यूरिंग द साइक्लिक प्रोसेस इज व्हाट? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, फर्स्ट आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, वॉल्यूम V1 से V2 जा रहा है। ओके, तो वी कैन राइट हियर nRT1 ln V2/V1। ये फर्स्ट प्रोसेस का वर्क हो गया, प्लस सेकेंड प्रोसेस का वर्क, सेकेंड वाली बेटा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। बेटा आपको एक बात पता है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन जब भी होता था उसको हम कैसे सॉल्व करते थे, याद है? nRT अपॉन R माइनस या nR डेल्टा टी, है ना? nR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस गामा, ये फॉर्मूला यूज करते थे। यस और नो? करेक्ट ना? तो अभी डेल्टा टी का है बेटा T1 से T2 तक, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप इसको लिख सकते हो nR डेल्टा टी को nR T2 माइनस T1। बेटा डेल्टा टी का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना? तो ये T2 माइनस T1। आर यू गेटिंग? देखो ये सेकंड वाली प्रोसेस दिख रही है आपको? इस सेकंड वाली प्रोसेस में टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है? T1 से T2 तक जा रहा है। तो इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो? nR T2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा, प्लस थर्ड प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो कंप्रेशन कहां से कहां तक हो रहा है? देखो V3 से V4 तक कंप्रेशन हो रहा है। ओके, तो हमारे पास तो फॉर्मूला है nR और टेम्परेचर है यहाँ पर T2 ln V4/V3। ओके, एंड द फुल एंड फाइनल लास्ट इज एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो वहां पर nR डेल्टा टी। बेटा देखो लास्ट वाली प्रोसेस देखो, ये T2 टेम्परेचर है इनिशियली और फाइनली T1 टेम्परेचर आ गया यहाँ पर, है ना? फोर्थ प्रोसेस में, है ना? यानी कि फिर से इनिशियल स्टेट पर पहुंच गया। तो हम लिखेंगे nR डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब T1 माइनस T2 अपॉन 1 माइनस गामा, राइट? यदि मैं इसको आगे सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे एक बहुत तो इंटरेस्टिंग फोर्थ चीज सेकंड और मिलती फोर्थ टर्म कट जाएंगे। है। यस, दिस सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म्स आर गोइंग टू कैंसिल। वेरी गुड। तो एन आर, ठीक है? अब यहां पर हम लिख सकते हैं T1 और ये है ln V2/V1, और यहां पर प्लस T2 ln V4/V3। ओके, यहां तक तो करना आसान है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यार मुझे इसको आगे सॉल्व करना, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको सब कुछ चीजें जो है वो किसकी फॉर्म में लिखनी होगी? सिर्फ टेम्परेचर की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ V4/V3 है, ये V2/V1 है, यहाँ पर V2/V1 है। तो यार सारी चीजें कैंसिल तो नहीं हो पा रही है, तो इनको कैंसिल करना है तो हम एक काम कर सकते हैं, V1 V2 V3 एंड V4 को रिलेट कर सकते हैं, और उसको रिलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, कौन सी? एडियाबैटिक कर्व। आप सबसे पहले प्रोसेस 2 ले लो, है ना? ये ABCD इसको ऐसे लिख सकते हो, तो आप प्रोसेस BC ले लो और उसमें कौन सा? टेम्परेचर वॉल्यूम का रिलेशन। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ पर जो भी टर्म्स है वो टेम्परेचर वॉल्यूम की टर्म्स में ही है ना, तो ऐसा ही ले लो, और वो आसान भी है हमारे लिए, है ना? तो हम लिखेंगे इन प्रोसेस B2C, है ना? अब BC प्रोसेस में क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं कि T(V)⁻⁻1 कांस्टेंट है ना, तो वहां पर टेम्परेचर क्या था? T1, वॉल्यूम था V2 सॉरी, Γ-1 इज इक्वल्स टू, अभी टेम्परेचर T2, यहाँ पर वॉल्यूम V3 पहुंच गया था Γ-1। कैन यू सी दिस कर्व में? देखो, ये देखो, वॉल्यूम V2 टेम्परेचर T1, यहाँ पर वॉल्यूम V3 टेम्परेचर T2, तो बस मैंने वही यूज किया है, T(V)⁻⁻1, है ना? ये T(V)⁻⁻1। ओके, अब यहाँ से क्या रिलेशन आ गया? अभी यहाँ पर आपको T1 T2 में रिलेशन मिल रहा है, चलो उसको बाद में देखते हैं। अभी अपन ले लेते हैं इन प्रोसेस, एक और एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, तो वो और ले लेते हैं। तो इन प्रोसेस D2A यानी कि DA प्रोसेस। अब DA प्रोसेस में देखो, यहाँ वॉल्यूम V4 है, टेम्परेचर T2 है, और फिर V1 T1, है ना? तो वी कैन राइट हियर
V4 T2 V4 gamma minus 1 is equals to T1 V1 raised to gamma minus 1. ओके, तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं ना, इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं, या फिर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 बाई T2 की यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, तो T1 बाई T2 को आप लिख सकते हैं, ये दोस्तों क्या लिख सकते हैं, V3 बाई V2 रेस टू गामा माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप T1 बाई T2 को लिख सकते हो V4 अपॉन V1 रेस टू गामा माइनस 1, है ना। यदि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3 डालूं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रॉम 2 एंड 3। देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिल रहा है, इनमें रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिल रहा है, V3 बाय V2 विल बी इक्वल टू V4 बाय V1, ये इक्वल हो जाएंगे, है ना, करेक्ट, क्योंकि दोनों की पावर भी सेम है और दोनों T1 बाय T2 की इक्वल है, तो ओके, इक्वल हो गया, इक्वेट कर दिया और पावर हटा दी क्योंकि इक्वल है। तो यहाँ तो से V4 by हम V3 क्या is equal लिख to V1 by सकते हैं, V2. हमें तो ये तो V4 by V3 इज इक्वल टू V1 by V2, ये यहाँ से हमने कंक्लूड किया है ना। तो ये हमने जो कंक्लूड किया है इसको हम डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 1 में लिख लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब इक्वेशन नंबर 1 में आ जाए तो वर्क डन कितना मिल रहा है, एन आर T1 ln कितना है यहाँ पर, V2 by V1 है ना, तो यहाँ पर तो आप लिख लो V2 by V1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस nRT2 ln, और बेटा यहाँ पर जो था ये V4 by V3 था, है ना, V4 by V3 आ रहा था ना ये, हाँ, तो V4 by V3 को हम क्या लिख सकते हैं, V1 by V2। किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन यहाँ पर, लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ a अपॉन b को हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ b बाय a, लिख सकते हैं ना, यस दोस्तों, ये क्लियर है सबको, लॉग की प्रॉपर्टी है ये, तो यूज कर लेता हूं यहाँ पर एन आर T1, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ln V2 बाय V1, और यहाँ पर माइनस T2 ln V2 बाय V1। देखिए बच्चों ये सेम आ गया दोनों जगह, है ना, कॉमन ले सकते हैं हम लोग आराम से, राइट, हम यहाँ पर इसको आराम से कॉमन ले सकते हैं, एन आर T1 माइनस T2 ln V2 बाय V1 आ गया। किसी को कोई प्रॉब्लम इस स्टेप में, किसी को कोई प्रॉब्लम, नो, Sir, हाँ बेटा, चलिए चलो आगे बढ़े, नो ऑब्जेक्शन, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना बेटा, ठीक है। और इसमें स्टार्टिंग का पार्ट लिखना था। हाँ हाँ, मैं पूरा लिखने के लिए टाइम दूंगा, ठीक है, एक बार ओके। समझ लीजिए आप कि हमने क्या किया, ठीक है, इतना हो गया। अब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास वर्क डन आ गया, हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड आ गया, तो हेंस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या था, ईटा इज इक्वल्स टू W अपॉन Q एब्जॉर्ब्ड, ओके, तो चलिए W की वैल्यू कितनी आई, N और T1 माइनस T2 ln V2 बाय V1, और हीट एब्जॉर्ब्ड हमने कितनी लिखी थी, तो वो हमने लिखी थी nRT1 ln V2 बाय V1, है ना, कैंसिल करो चीजों को, ईटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस T2 बाय T1 इज द आंसर, आ गया। सो दिस इज द एफिशिएंसी का फॉर्मूला ऑफ कार्नोट इंजन, याद रखना है, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। क्या आप इस पूरे डेरिवेशन को समझ पाए, आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर, है ना, मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ बेटा, ये डायग्राम के बाद हमने छोड़ दिया था, यहाँ से आज शुरू किया है हमने, है ना, वी स्टार्टेड फ्रॉम हियर टुडे, यहाँ से, ओके गाइस, तो मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं इसको ताकि आप लिख पाओ और स्क्रीनशॉट ले पाओ जो भी है ना, जस्ट अ मिनट, यस, नाउ यू कैन, एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा बोलिए आपने पिछले क्लास में कार्नोट साइकिल करवा दिया था क्या? बेटा, हाँ कार्नोट इंजन, यस बेटा वही,
वही कर रहे थे कि आपने कार्नोट साइकिल करवाया था। बेटा। engine- सुनो 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 सुनो, एक्चुअली कार्नोट इंजन होता है ना, ठीक है, हाँ वो जो है वो एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है, हाँ वो यस एक सर। साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है। तो बेटा अपन कोई मशीन के बारे में तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए हम वी विल नॉट टॉक अबाउट इंजन, वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट्स प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब कार्नोट इंजन कार्नोट साइकिल बेसिकली एक ही चीज है, ठीक है। कार्नोट इंजन इज बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल, ओके। यस सर। या तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं अब आराम से, ठीक है। या यहाँ से ही है, एक मिनट, हाँ ठीक है बच्चों, नोट कर लो। नहीं बेटा, आइसोबारिक और आइसोकोरिक का यदि होगा तो वी विल नॉट से एफिशिएंसी सेम, एफिशिएंसी विल बी डिफरेंट, ओके। मतलब बेटा मतलब उसमें ना अलग होगा वो, ठीक है, क्योंकि उसमें हीट भी एब्जॉर्ब होगी और इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगी एक पर्टिकुलर स्टेप के लिए, तो वो अलग भी आ जाएगा, है ना, ठीक है। या बेटा दिस मच ऑल ऑफ यू हैव रिटन, ठीक है। तो यहाँ से ही हमने स्टार्ट किया था। कल जो स्टेप मैंने आपको बोली थी, मतलब लास्ट क्लास में, कि आपको ये डेराइव करना है, तो किस किस से हो गया था कंप्लीट, रेज योर हैंड। अच्छा, किस किस ने ट्राई किया, रेज योर हैंड। सो किसका डेरिवेशन? बेटा ये वाला कार्नोट साइकिल का, मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आपको घर पे करना है ट्राई। या 3 स्टूडेंट्स, ओके ओके। ओके चलिए, गुड, जो भी है ना। तो बेटा कोई बात नहीं, नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, एटलीस्ट ट्राई तो किया। चलिए, यहां तक सबका हो गया कॉपी, शैल आई मूव डाउन, एनीबॉडी लेफ्ट, ठीक है। तो बेटा इसको कर लीजिए फटाफट नोट डाउन। एक मिनट, हाँ, फॉर प्रोसेस भी यहाँ से करना है जल्दी से। डन, शैल आई मूव डाउन। So 1 second. हाँ जी, दोस्तों जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है ना। यस सर। देखो ये पूरा डेरिवेशन आपको कोई भी नहीं पूछने वाला है, ठीक है, ये आपको कोई नहीं पूछेगा, बट ये आपकी एक थॉट प्रोसेस डेवलप करता है कि हाँ कभी क्वेश्चन में आ जाए तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
जैसे कि आप V1 V2 वाली वो मतलब वॉल्यूम्स को कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस पर आकर रुक गए होंगे, है ना? तो इट इज गिविंग यू आइडिया कि यार एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इस तरह से हम सर वॉल्यूम्स को रेट भी कर सकते हैं बेटा। सर कार्नोट इंजन और रेफ्रिजरेटर के बीच में एक और डिफरेंस बता सकते हैं क्या? बेटा देखो, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, रेफ्रिजरेटर जो है उसमें वर्क जो है वो सिस्टम बाहर से एक्सटर्नली उस पर वर्क किया जाता है, सिस्टम पर वर्क किया जाता है, राइट? एंड यस सर। इन इंजन, कोई भी हीट इंजन ले लो या कार्नोट इंजन ले लो, इन दिस सिस्टम इज डूइंग वर्क, आर यू गेटिंग? यस सर। सिस्टम इज डूइंग वर्क हियर, और रेफ्रिजरेटर में वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, हीट इंजन में क्या होता है बेटा, ये एक नॉर्मल मतलब नॉर्मल प्रोसेस है, जैसे हम बोलते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर, या वैसे ही चलती है। लेकिन हम बोल सकते हैं कि हीट फ्लो जो है, जो रेफ्रिजरेटर में है, वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर होता है, तो हम फोर्सफुली करवाते हैं, है ना? ऑटोमेटिक तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये यस हम लोग फोर्सफुली करवाते हैं, ठीक है? यस सर। और कार्नोट इंजन में इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म होता है ना? यस बेटा, यस। ठीक है, नोटेड दिस वन। Yes, sir. ओके, तो दिस इज द लास्ट पार्ट। यस, इसको और कॉपी कर लो। सर आपने जो मॉड्यूल से होमवर्क दिया था उसमें हीट इंजन्स के भी क्वेश्चन थे। हाँ 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 हाँ, हीट इंजन के थे क्वेश्चन ना, क्योंकि वो थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा ना, इसलिए। ठीक है, तो हो रहे होंगे क्वेश्चन, बस इसका एक कार्नोट इंजन का फॉर्मूला नहीं था उसमें, है ना? 1 - यस T2/T1। हाँ, तो ये होने के बाद हो जाएगा, है ना? सर कल आपका डाउट क्लास भी है क्या अंधेरी में? हाँ, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं, होना चाहिए। टुमारो इज वीकेंड, नहीं नहीं नहीं, ऑल इंडिया बैचेस डाउट है वैसे आपको। बेटा वैसे ऐसे कोई ऑनलाइन डाउट्स तो नहीं है मेरा, ठीक है? हेलो? नहीं ऑफलाइन डाउट्स, लाइक अभी ऑफलाइन नहीं डाउट्स नहीं के। नहीं नहीं बेटा, ऑफलाइन मेरा अभी लगा नहीं है, मैं अभी आया ही नहीं ठीक हूँ मुंबई, है ना? हाँ हाँ। ठीक है सर। वो फर्स्ट मार्च से ही लगेगा ऑफलाइन, है ना? ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होता है? व्हाट इज एंट्रोपी? सर याद है मेजरमेंट केमिस्ट? ऑफ रैंडमनेस। मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस, ठीक है। तो सेम चीज है, वही एंट्रोपी यहाँ पर भी होता है, तो ये चीज आप केमिस्ट्री से अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओके दोस्तों। अच्छा, और आप लोग ये बता सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? So energy can neither be created nor be destroyed. और यस, के वन शॉर्ट बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या फिर क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो जितनी भी मीन्स heat absorbed by the system is equal to the change in internal energy of the system plus work done by the system. Okay, that's it. अब ये सारा हीट इंजन वगैरह हमने कर लिया, अब सेकेंड लॉ की बात करते हैं, ठीक है? सो यू कैन राइट हियर एंट्रोपी
बेटा एंट्रोपी क्या चीज है, तो उसके बारे में डायरेक्टली लिख लो, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, हम इजीएस्ट डेफिनेशन लिख रहे हैं जो आपने सीखी है ना, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो इट इज द मेजरमेंट ऑफ, क्या बोला था बेटा, रैंडमनेस ऑफ, डिसऑर्डर, रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम वी कैन से, है ना। ओके, तो वही चीज लिख लो जो आपने केमिस्ट्री में लिखी है, ताकि आपको कोई नई यहाँ पर डिफरेंट चीज फील ना हो, ठीक है, वही लिख लो, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू आस्क यू सर? हियर। हाँ बेटा, सर एंट्रोपी का मतलब फिजिक्स में कोई रोल है क्या सर? नहीं बेटा, फिजिक्स बेटा रोल तो क्या है, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में होता ही है बेटा, एक बार एंट्रोपी ये टर्म क्या होती है ये पता होना चाहिए, है ना। तो तो मतलब बेसिकली इट केमिस्ट्री इज में द उसका थर्मोडायनेमिक्स। काफी यूजेस है सर, तो इसलिए हाँ, पूछा फिजिक्स में कुछ है क्या? फिजिक्स में सिर्फ एक दो फॉर्मूलाज होंगे वो यूज आएंगे बस, जो honestly केमिस्ट्री में है वही फिजिक्स में ही है, ये समझ लो। हाँ बेटा बोलो। सर मतलब एंट्रोपी का ऐसे डेफिनेशन वही समझ आ गया, बट ऑनेस्टली लाइक ऐसे फील नहीं आया कि एंट्रोपी एग्जैक्टली है क्या, लाइक हाँ रैंडमनेस ऑफ ये मतलब एग्जैक्टली हुआ क्या। या बेटा, जैसे आप एनर्जी को समझ पाते हैं, इन सब को समझ पाते हैं ना, यस, एंथैल्पी, एंथैल्पी से क्या समझते हैं आप, एंथैल्पी। एंथैल्पी भी काइंड ऑफ एनर्जी है, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम का भी रोल रहता है। या तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि वैसे ही एंट्रोपी टर्म है जो कि वी कैन से किसी भी सिस्टम के वी कैन से ऑर्डर पर डिपेंड, जैसे कि एक बात है, कोई चीज यदि एकदम मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास कुछ ब्लॉक्स हैं, वो एकदम इस तरह से बहुत अच्छे से अरेंज्ड है, ठीक है, इस तरह से, ओके, मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑर्डर्ड है, एकदम अच्छे से ऑर्डर्ड फॉर्म में रखे हुए हैं, है ना, और इसकी कुछ न कुछ एंट्रोपी है, यानी कि इसका हम बोल सकते हैं डिग्री, या और इसका क्योंकि ये ऑर्डर्ड है तो इसलिए इसकी एंट्रोपी को मैंने जैसे 1 बोल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को गिरा देता हूँ, 1 2 3, फिर एक इसके ऊपर यहाँ कहीं रह गया, एक यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, एक यहाँ कहीं पड़ा हुआ है, तो दे आर लाइक नॉट ऑर्डर्ड नाउ, ये बस ऐसे ही बिखरे पड़े हैं, इट्स सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स बट दे आर नॉट इन ऑर्डर्ड फॉर्म, ये बस रैंडमली इस तरह से अभी पड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा कि लेट्स सी इसकी एंट्रोपी S2 है, बट यू कैन सी ये पूरी तरह से ऑर्डर्ड है ना, अच्छी तरह से एक वॉल्यूम में इसको अच्छे से क्या किया है, रखा गया है, एक प्लेस पर रखा गया है, अच्छी तरह से इसको ऑर्डर्ड फॉर्म में रखा गया है, और इसको पूरी तरह से रैंडमली बिखेरा गया है, तो ऐसी कंडीशन में S2 विल बी ग्रेटर देन S1। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो सिस्टम बहुत ज्यादा ऑर्डर्ड है, जिसमें सारे मॉलिक्यूल्स बहुत ही ऑर्डर्ड फॉर्म में है, या फिर वी कैन से कि बहुत ज्यादा रैंडमनेस उसमें नहीं है, तो उसकी एंथैल्पी कम होगी, और बहुत ज्यादा रैंडमली मूविंग है ना, रैंडमली बहुत ज्यादा मूविंग यदि मॉलिक्यूल्स है, तो आप समझ सकते हो कि उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो समझ पाए, अभी थोड़ी यस फील आई थोड़ी सी, या यस तो आप ये समझ लो कि कौन सी चीज जितनी ज्यादा, कोई चीज जितनी ज्यादा ऑर्डर्ड है उसकी एंट्रोपी उतनी कम, जो जितनी ज्यादा डिसऑर्डर्ड है उतनी ही ज्यादा उसकी एंट्रोपी होगी, ओके। सो फॉर एग्जांपल गैस एंड सॉलिड्स मतलब या सॉलिड्स ऑर्डर्ड है। सॉलिड्स आर मोर ऑर्डर्ड, है ना, गैसेस आर वी कैन से डिसऑर्डर्ड, क्योंकि उसमें रैंडमली मूविंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी आप गैस का टेम्परेचर और बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा, तो उसकी एंट्रोपी और भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो आप लिखना चाहे तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं हम इसके बारे में, द एंट्रोपी इज, तो इट सर इज, एंट्रोपी का कुछ यूनिट नहीं होता। बेटा एंट्रोपी का यूनिट होता है ना, बिल्कुल होता है, जूल पर केल्विन, है ना। यस, आपको केमिस्ट्री में बताया होगा ना कि S इज टू डेल्टा क्यू अपॉन यस यस टेम्परेचर, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर डेल्टा क्यू अपॉन टी, दिस विल बी द एंट्रोपी, बट एंट्रोपी इज नॉट डिफाइंड, मतलब कहने का मतलब यह है कि एंट्रोपी जो होती है ना वो एब्सोल्युटली नॉट डिफाइंड होती है, वो हमेशा रिलेटिव होती है, मतलब चेंज इन एंट्रोपी इज डिफाइंड, आर यू गेटिंग। यस किसी ऑब्जेक्ट की आप एंट्रोपी को डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ उसकी चेंज इन एंट्रोपी को सर? आप बता सकते हो। हाँ बेटा, सर बट लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग ने थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से एब्सोल्यूट एंट्रोपी निकालना सीखा था सर, हम्म, कि मतलब एक क्रिस्टलाइन वो सॉलिड एब्सोल्यूट एट नहीं 0 होता वो केल्विन बेटा, का। एक्चुअली वो रिलेटिव होता है, वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। आपको एक सिस्टम की एंट्रोपी गिवन है तो आप दूसरे की फाइंड कर सकते हो, आर यू गेटिंग, इसके बट रिलेटिव फिर ये थर्ड फाइंड लॉ ऑफ होती है। थर्मोडायनामिक्स कहता है ना सर कि मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड का
जीरो होता है, 0 केल्विन। जीरो केल्विन पर क्या हम बोल सकते हैं, क्योंकि उस चीज पर क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स की मोशन ही सीज हो जाती है ना, इसीलिए। ठीक है, तो Are you फिर getting? उस केस में हम एब्सोल्युटली फाइंड कर सकते हैं ना सर एंट्रोपी। हाँ बेटा, बट ऐसा बोल सकते हैं कि फिजिक्स में एब्सोल्युटली हम लोग इसको डिफाइन नहीं करते हैं, हम चेंज इन एंट्रोपी को डिफाइन करते हैं। इवन केमिस्ट्री में भी। ओके, एंट्रोपी की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, वो एक रेफरेंस लिया हुआ है कि 0 केल्विन पर मॉलिक्यूल्स की मोशन सीज हो जाती है, इसलिए हम उसके एंट्रोपी को 0 बोल देते हैं। ठीक है, समझ आया? यस सर। तो उसको एज अ रेफरेंस लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी चीज के एब्सोल्यूट एंट्रोपी वो डिफाइन नहीं है ना, हम लोग चेंज इन एंट्रोपी बताते हैं। सर थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि लाइक जब टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा तो एंट्रोपी भी लाइक एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा, लाइक ऐसे ही हाँ ना बेटा, सर? हाँ हाँ। हाँ बेटा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, बट हम लोग क्या है फिजिक्स में ना, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट, इनकी हेल्प से पढ़ते हैं हम लोग, एंट्रोपी की हेल्प से इसको नहीं पढ़ते। ठीक है, ओके। हाँ, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप एंट्रोपी के बारे में लिख सकते हैं। उसमें हम बोलते हैं कि एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम अप्रोचेस टू अ कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आया? यस एज द टेम्परेचर अप्रोचेस टू एब्सोल्यूट जीरो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक एब्सोल्यूट जीरो पर क्या होता है, सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनकी मोशन सीज हो जाती है। जब मॉलिक्यूल्स की मोशन ही सीज हो गई तो फिर उसके एंट्रोपी चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो हम उसको जीरो नहीं बोल सकते, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू बोल सकते हैं। ओके, यस कुछ लोग एज अ रेफरेंस उसको जीरो बोलते हैं, बट इट इज नॉट, मतलब इसका कोई ऐसा प्रूव नहीं है। ठीक है, हाँ, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए बोला जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो पर हम बोल सकते हैं कि मतलब कहने का मतलब वही है कि उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव नहीं कर रहे हैं, है ना? ठीक सर है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब 0 केल्विन या 0 सेल्सियस क्या? बिकॉज ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन, नॉट डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन। यस ओके, यस। तो बेटा क्या होता है कि देखो, जब सारे मॉलिक्यूल्स की मोशन सीज हो गई तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो मिनिमम एनर्जी पर होगा, है ना? वो मिनिमम एनर्जी पर यस होगा। तो बेटा हम बोल सकते हैं कि दैट इज लाइक एक, वी कैन से 0 केल्विन पर सब कुछ जो है वो कांस्टेंट हो गया अभी, है ना? मतलब उसकी मॉलिक्यूल्स मूव ही नहीं करे, तो जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे तब तक उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी नहीं। तो वी विल से कि दैट इज व्हाट, कांस्टेंट, एंट्रोपी इज कांस्टेंट। बट एंट्रोपी जीरो होगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर? यस सर हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के लिए हम लोग उसको क्या बोलते थे, जीरो बोल लेते हैं। प्योर क्रिस्ट, वो भी प्योर, है ना, इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए उसमें। क्लियर? यस सर यस, ठीक है। तो वो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लिखेंगे, तो पहले हम एंट्रोपी के बारे में पहले लिख लें या पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं? चलो पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। ठीक है, हेलो, यस सर एंट्रोपी डिफाइन तो कर ही देते हैं ना। हाँ, एंट्रोपी डिफाइन कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे सेकेंड लॉ एंड फिर लिखेंगे थर्ड लॉ। ठीक है, हाँ। तो एंट्रोपी के बारे में क्या जानते हो, जो केमिस्ट्री में लिखा वही लिखे या फिर अपने हिसाब से यहाँ पर लिख लेते? चलो 2 लाइन ही तो है, क्या ही दिक्कत है, लिख लेते हैं ना। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होता है, ये एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल होता है ना? और जो क्या दिखाता है आपको कि कौन सा सिस्टम जो है, वो कोई भी सिस्टम जो है वो कितना ज्यादा ऑर्डर्ड है। जितना ज्यादा वो ऑर्डर्ड है उतनी ही कम उसकी एंट्रोपी है, और जितना ज्यादा डिसऑर्डर है उतनी ही ज्यादा उसकी एंट्रोपी है। ठीक है, क्लियर? इस चीज की फील आ गई आपको? तो यही है ना सेकंड लॉ हाँ हाँ, कि या एंट्रोपी? सेकेंड लॉ को हम बोल सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, ऐसा बोल सकते हैं इन शॉर्ट, है ना? यस हाँ, तो पहले बेटा एंट्रोपी की डेफिनेशन लिख लो। एंट्रोपी सर को हम अपने, लोग इंटरनल हाँ, एनर्जी का भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं ना, मतलब चेंज इन किसका इंटरनल किसका एनर्जी? किसका किसका इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी का एब्सोल्यूट वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हैं हम लोग। क्या करते हैं, हम उसकी रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, यस तो एंट्रोपी
is the measurement of या measure of we can say degree of randomness लिखें या फिर number of possible arrangements of the atoms in the system. ये लिखना सही नहीं रहेगा. बेटा केमिस्ट्री में जो लिखा था वही लिख लेते हैं ना. हाँ जी, वही लिखना बेटर रहेगा, है ना. तो केमिस्ट्री वाला ही लिख लीजिए बेटा ना. एंट्रोपी इज द, वी कैन से इट इज द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल. एंट्रोपी is a thermodynamic variable या फिर थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या क्वांटिटी लिख सकते हो, ब्रैकेट में क्वांटिटी भी लिख सकते हो. सर आप डिक्टेट करवा रहे हो कि आप लिख भी रहे हो? मैं अच्छा चलो लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो. मैं तो डिक्टेट करवा रहा था वैसे. ठीक है. यस. हाँ, तो एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल या फिर आप लिख सकते हो इसको क्वांटिटी भी लिख सकते हो. क्वांटिटी, बल्कि क्वांटिटी ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है. वेरिएबल क्वांटिटी ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है ना, तो इसलिए क्वांटिटी लिख लो. या whose वैल्यू, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, तो वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फिजिकल स्टेट और कंडीशन ऑफ अ सिस्टम. तो बेसिकली हम लोग एक चीज तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि सॉलिड्स की एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड्स की ज्यादा और गैसेस की और भी ज्यादा, है ना. या अब इसके बारे में लिखेंगे, इट इज अ थर्मोडायनेमिक फंक्शन used to measure the randomness or disorderness of a system. ठीक है, randomness और disorder of a system. ठीक है दोस्तों, आ गया समझ में. ठीक है, तो ये चीजें मेरे पास रेडीमेड लिखी हुई भी होगी, वहां से ही अपन डायरेक्टली उठा सकते हैं. मेन 1 2 यस. ट्रांसफर एक्चुअली क्या है कि वापस नोट नहीं कराना पड़ेगा आपको, तो सब कुछ यहीं पे मिल जाएगा रेडीमेड, है ना. हाँ जी, ये रहा. तो बेटा देखो, यहाँ एंट्रोपी के बारे में लिख सकते हैं, इट इज अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल व्हिच गिव्स मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना. तो वो हमने लिख लिया है. बेसिकली लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी, वर्ड्स थोड़े डिफरेंट थे, पर बात वही है ना. या तो बेटा यहाँ पर ये लिख लो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज नॉट डिफाइंड, चेंज इन एंट्रोपी कैन बी डिफाइंड. ठीक है, hence change in entropy delta S is equals to delta Q upon T. Note down this fast. ठीक है, एंट्रोपी की सर डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग डेल्टा क्यू यूज करते हैं. हम लोग dq ऐसे ds is equal to dq by dt. एक ही बात है. यू कैन यूज एक्चुअली डेल्टा शोज
थोड़ा सा मतलब बड़ा सा Finite change. इंटरवल है ना। आप इसको ds इज इक्वल्स टू dq अपॉन t भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अच्छा, dq upon t, yes. यस यू कैन राइट दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। Yes, sir. ds इज इक्वल्स टू dq अपॉन t लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही चीज है। वो स्मॉल चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये थोड़ा बड़ा चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इट्स ओके। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ प्रोसेस इन विच द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डिक्रीज। बेसिकली क्या है बेटा कि जब तक आप एक आइसोलेटेड सिस्टम की आप एक बात कर रहे हो, तो बेटा ऑटोमेटिकली उसकी लाइक एंट्रोपी डिक्रीज नहीं होती है। जब तक सिस्टम पर आप एक्सटर्नली वर्क नहीं करते, उसकी एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो सकती। समझ में आया आपको? जैसे कि हीट जो होती है वो क्या करती है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। तो इसका मतलब यही है कि किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज नहीं हो सकता ना। जब कोई वर्क उस पर किया जाए तो ही डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो आप एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हो जिस पर आप एक्सटर्नली कुछ भी नहीं करते, सिस्टम को जो भी करना है खुद से ही करना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उसकी एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होगी, वो हमेशा इंक्रीज होगी। तो एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंक्रीजेस, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो बेटा यहां तक नोट कर लो एक बार, क्लियर, यहां तक नोट कर लो। किसी को कोई भी डाउट, एनी डाउट टू एनीवन? So your point समझ नहीं आया. It is not possible to have process in हाँ the entropy. बेटा, ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं हो सकती जिसमें एक आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब यह है कि आप बाहर से कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। समझ में आ रहा है? Yes, sir. सिस्टम पर बाहर से किसी टाइप का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट सिस्टम है, ठीक है। ना तो आप उस पर वर्क कर रहे हो, ना ही उसको हीट दे रहे हो, आप खुद से कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे में सिस्टम की एंट्रोपी कभी डिक्रीज नहीं होती है, एंट्रोपी सिर्फ इंक्रीज ही होती है। गॉट इट? मतलब लेकिन मतलब सर लाइक अगर बेसिकली इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट ये बोलना चाहता है, इनडायरेक्टली स्टेटमेंट बोलना चाहता है कि कभी भी हीट जो है वो हाई टेम्परेचर, सॉरी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर फ्लो नहीं हो सकती। इनडायरेक्टली इतना ही बोलना चाहता है ये, ओके। यस सर. हाँ ऑब्वियसली लो लेकिन टेम्परेचर, हाँ बोलो। सो मतलब जैसे कोई गैस को हम लोग कंटेनर में रखते हैं, वो हाँ कुछ देर के बाद तो लाइक स्टेबल हो जाएगा ना, बेटा अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो. देखो, आप बोल रहे हो कि इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो बेटा वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, है ना। हाँ. ये कंडीशन है, मैंने यहाँ पर आइसोलेटेड लिखा है, ठीक है। यस सर. या सो लो प्रेशर से हाई प्रेशर में तभी जाएगा जब हम लोग लाइक हाँ एक्सटर्नल एनर्जी देंगे. हाँ हाँ मेनली यहाँ पर एक, हाँ बिल्कुल ठीक है ना, समझ में आया। सर और ये वाला लॉ कहाँ लिखा हुआ है कि एनर्जी हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में जाता है, लाइक डेंसिटी का तो नहीं, ये डेंसिटी की बात डेंसिटी ही नहीं नहीं. हो रही है, टेम्परेचर। हाँ, हाई टेम्परेचर टू लो. बेटा ये है ना, ये ऐसा कुछ लॉ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये एक फैक्ट है, ठीक है। यस सर. हाँ, और इसी को हम बोल सकते हैं कि ये जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसने एंट्रोपी की हेल्प से उसको बोला है, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग बस ये जानते हैं कि हम हीट का नेचर जानते हैं कि हीट हमेशा क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, ठीक है। समझ गया. यस. तो ये कोई थर्मोडायनेमिक्स का लॉ नहीं है, ये नेचर का लॉ है। जिससे एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है ना। करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जाता है। यस. वैसे ही हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जो है वो हीट जाती है, बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, तो आपने ये पॉइंट लिख लिया, यहां तक नोट कर लिया।
अब हम Yes, sir. लिखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हेडिंग डालो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो एक सेकंड, क्योंकि हमने सारी चीजें पढ़ ली है तो अब आपको सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट ही लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सर आपने जो लिखा था सर, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस, वो कहाँ पे है सर? अब वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है ना, वही मैं लिखवा रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना लिखवाया है, इसका कंक्लूजन लिखवाया मैंने, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ प्रोसेस इन विच एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज डिक्रीज, वो इंक्रीज ही होती है, ठीक है। तो डिक्रीज नहीं होती, यहाँ ये बोल दिया। अब आप हेडिंग डालोगे, अब आप हेडिंग डालोगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, डाल दो हेडिंग। द एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, या एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, ठीक है, लिख लो इसको। वैसे देखा जाए तो ये ही है मेनली आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सिर्फ ये यहां से लेकर यहां तक, बस इतना सा, ठीक है। सिर्फ ये अंडरलाइन वाला नोट कर लो, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया है, इतना नोट कर लो आप। नोटेड। Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम बात करते हैं कि सर एक सेकंड दो, बस। हाँ जी ठीक है, सिर्फ अंडरलाइन वाली लाइन लिखनी है, ठीक है, अंडरलाइन अच्छा अच्छा, सिर्फ अंडरलाइन पोर्शन, यस हाँ हाँ, उसके नीचे वाला यस। मत लिखो अभी, ठीक है। हाँ जी, सिर्फ अंडरलाइन सेक्शन लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो फिजिक्स में क्या होता है, हमें दो स्टेटमेंट्स याद रखने होते हैं, ठीक है। एक तो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और दूसरा क्लॉसियस स्टेटमेंट। सो वी कैन से कि इट इज द पार्ट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो बेसिकली जो भी कंक्लूजन निकलते हैं, हीट इंजन्स वगैरह, ये सब चीजों को हमने जब ऑब्जर्व किया, तो केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस इन लोगों ने दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। तो देयर आर टू स्टेटमेंट्स ऑन द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। सबसे पहला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इन लोगों ने क्या बोला, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस अ नेटवर्क मीन्स 100% work, okay, in a complete cycle if it exchanges heat only with the bodies at a single fixed temperature। मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर यदि ये काम करती है तो ये क्या नहीं कर सकती बेटा, एक मतलब सिंगल फिक्स टेम्परेचर पर यदि टू बॉडीज के बीच में हीट एक्सचेंज हो रहा है और इसके बेसिस पर कोई हीट इंजन वर्क कर रहा है। मतलब आप एक बात सोचो, एक तरफ T1 टेम्परेचर है, एक तरफ T2 टेम्परेचर है, तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर्स है, तो टू बॉडीज है बेटा। तो अब क्या हो रहा है, इसके बीच में क्या कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, ये इन टू टेम्परेचर्स पर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे कि 100% वर्क नहीं लिया जा सकता, ठीक है। क्या ये बात समझ आई? थोड़ा सर इनकी एक और लैंग्वेज अच्छी नहीं है। बेसिकली हम बोल एक्सप्लेन। सकते हैं, देखो मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ, ठीक है, ये कैल्विन प्लैंक की लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी। आपको ये याद रखना है कि बेटा कोई भी हीट इंजन 100% जो है हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक मिनट, ये रहा, नो हीट इंजन इज 100% एफिशिएंट। ये हो गई सिंपल लैंग्वेज, समझ में आया। यानी कि जितनी भी हीट को वो एब्जॉर्ब करे उस पूरे से वो वर्क नहीं कर सकता, यानी कि 100% सर एफिशिएंसी। हाँ तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है क्या ये वाला लॉ? बेटा, वी कैन से कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन वगैरह की बात नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ प्रोसेसेस की बात कर रहे थे, राइट। यस सर। तो ये उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना, यस सर, समझ। समझ आया ना?
मतलब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट। हाँ नहीं मतलब सारा इसमें क्या लाइक बोल रहा है कि 100% वर्क को कन्वर्ट नहीं कर सकता है, बट फर्स्ट लॉ हाँ में तो लाइक कंजर्वेशन ऑफ या वो एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड था। हाँ यदि इस तरह से देखा जाए तो ये बोलेंगे कि सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको, है ना, राइट। बट ये यस क्या कर रहा है, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस की बात कर रहा है और वो सिर्फ एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस की बात कर रहा था। ठीक है, चलो हम लास्ट में इसका कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, कि ये लोग एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, किस तरह से कर रहे हैं, हम बाद में हम लोग कंक्लूड करेंगे, ठीक है। या तो आप एक काम कीजिए बेटा, पहले ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट इसमें देखो एक और बार पढ़ते हैं। इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ हीट इंजन टू प्रोड्यूस अ नेट वर्क, मतलब वही है कि जितना भी उसने हीट एब्जॉर्ब की वो सबको वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है इन अ कंप्लीट साइकिल इफ इट इज एक्सचेंज हीट बिटवीन द बॉडीज एट सिंगल फिक्स। नेक्स्ट क्लॉसियस ने एक बात बोली, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस operating in a cycle that can transfer heat from colder body to a warmer body, मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की ओर जो है वो हीट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। यदि करवाना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क को कंज्यूम करना पड़ेगा, मतलब सिस्टम पर वर्क करना पड़ेगा। समझ में आया So क्या लिखा है? इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग एट अ साइकिल operating in cycle they can transfer heat from colder body to warmer body without consuming work, बिना वर्क के ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बेटा बोलो। so why can't a heat engine be 100% efficient? Is it mechanical limitations or theoretically? बेटा ये मैकेनिकल लिमिटेशन है ना, So राइट। theoretically possible. थ्योरेटिकली बेटा वो फर्स्ट लॉ ने बोला था, है ना, फर्स्ट लॉ ने तो थ्योरेटिकली इसको पॉसिबल बता दिया था, है ना, करेक्ट। So is second law saying impossible practically, or हाँ मतलब no material exists? हाँ यस, ठीक है ना। इवन कार्नोट साइकिल बनाया गया जिसको मोस्ट एफिशिएंट बोला गया, वो भी क्या नहीं कर रहा है, 100% एफिशिएंसी उसकी नहीं है ना। या बेटा बिल्कुल सही है, क्लॉसियस ने जो बोला है वो रेफ्रिजरेटर उसी के बेसिस पर बना है ना। तो क्लॉसियस ने यही बोला कि हीट कभी भी क्या नहीं हो सकती, कोल्डर बॉडी से वार्मर बॉडी की तरफ फ्लो नहीं हो सकती विदाउट कंज्यूमिंग अ वर्क। जब तक उसको उस पर वर्क न किया जाए तब तक ऐसा नहीं हो सकता, है ना। हमेशा वार्मर से कोल्डर की तरफ ही फ्लो होगी, ठीक है। सो बेसिकली हम्म, एंट्रोपी के थर्ड पॉइंट का ही लाइक उसको चेंज कर दिया। यस बेटा, यस यस बेटा। So ठीक है, why is it impossible to have 100% efficient engine? क्या क्या बेटा, व्हाट? So why is it impossible to have 100% efficient engine? बेटा देखो, सिंपल सी बात है, हम लोग सारे फैक्टर्स को तो कंसीडर नहीं कर सकते ना। मतलब जैसे कि बोला गया है कि वी कैन से, बेटा ये इसको हम ऐसे प्रूव भी नहीं कर सकते बिकॉज दीज आर लॉज, राइट, वी हैव टू फॉलो, करेक्ट। लॉज को हम लोग ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते मैथमेटिकली या ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। जो एक तरह के फैक्ट्स होते हैं, गेटिंग, Yes, sir. हेलो, हाँ। तो बेसिकली ये एक लॉ है और ये फैक्ट है, इसको हम लोग वैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, है ना, कि क्यों 100% नहीं है। तो मैं एक ही बात बोलूंगा बेटा कि हमने टू टेम्परेचर्स के बीच में कोई इंजन को ऑपरेट किया, ठीक है, हमने सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर ली, जो जो भी हो सकता है, जितनी भी प्रोसेसेस, जितने भी तरीके हम लोग फॉलो कर सकते थे सारे फॉलो कर लिए, लेकिन कुछ भी कर लूं मुझे 100% एफिशिएंसी कभी नहीं मिल सकती है ना। लेकिन मैक्सिमम एफिशिएंसी मुझे एक चीज में मिली, वो था कार्नोट इंजन। तो कार्नोट इंजन इज द मोस्ट एफिशिएंट इंजन, जो कि बनाना ही पॉसिबल नहीं है, वो भी थ्योरेटिकल इंजन है, ओके। तो इसका मतलब तो यही है कि कभी भी किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, ठीक है, समझ पाए? Yes, sir. और सर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंट्रोपी का सेकंड पॉइंट।
हाँ हाँ, वो एंट्रोपी, एक मिनट, एंट्रोपी का सेकंड पॉइंट, हाँ हाँ yeah. हाँ, यस 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 यस, ठीक है। मतलब देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं बना सकते जो एक साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो करता है, ठीक है, जो क्या करता है, साइक्लिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, यानी कि एक साइकिल पे ऑपरेट हो रहा है वो, है ना, एंड एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब्स करता है और उसको कंप्लीटली वो क्या कर रहा है, वर्क में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, यानी कि 100% एफिशिएंसी वो प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। सर तो मतलब तो एनर्जी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? बिकॉज बेटा सिंपल सी बात है, आप कोई भी इंजन बनाओ ना कुछ उसका एनर्जी तो है, वो सराउंडिंग में रिलीज होगा ही, हाँ तो इसीलिए उसकी एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती है ना। एग्जैक्टली, सो मैं जो बोल रहा था, इट्स लाइक मतलब वो फर्स्ट लॉ को लाइक फर्स्ट लॉ तो तब भी फॉलो हो हाँ ही रहा है। यस बेटा, क्योंकि फर्स्ट लॉ में हम लोग क्या कंसीडर कर रहे थे, देखो एक और बात है बेटा, एक फर्स्ट लॉ जो था ना, फर्स्ट लॉ वो सिर्फ ये बोल रहा है कि आप वर्क भी कर रहे हो, एनर्जी रिलीज भी हो रही है और इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आर यू यस गेटिंग। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ एक लॉ है जो कि एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है ना। और इस लॉ की जब बात करें, सेकंड लॉ की बात करें, तो बेटा ये जब बात कर रहे हैं तो ये किसी एक हीट इंजन की बात कर प्रैक्टिकलिटी। रहा है। हाँ यस या यस, समझ गया। प्रैक्टिकली वी कैन से यस। तो प्रैक्टिकली जब हम इन चीजों को अप्लाई कर रहे हैं तो हम एक साइक्लिक प्रोसेस ले रहे हैं और उसमें हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि क्या नहीं हो रहा है, 100% एफिशिएंसी तो पहले ही नहीं रही है, ठीक है। यस सर, मतलब या एंट्रोपी भी मतलब इससे सेंस करते हैं। यस। तो बेटा आपको इसको क्या मैं थोड़ा और इजी फॉर्म में लिखवाऊं। बेटा एक बात, रुको रुको रुको, आप एक बार के लिए कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ठीक है, बेटा इसको मैं बेटर लैंग्वेज में लिखवाऊं क्या, ये चलेगा, इसको समझ में आ रहा है ये, सो बेटर लैंग्वेज में लिखवा दीजिए पॉसिबल है। ठीक है। ये किसी ने नोट किया कैल्विन प्लैंक, हाँ सर। यदि नहीं किया है तो बेटर है, यदि कर लिया है तो आप एक काम करना, उसके नीचे ब्रैकेट में लिख लेना रीड फ्रॉम एनसीईआरटी। बेटा ये वाला पोर्शन आपको एनसीईआरटी से कट तो नहीं किया, मतलब स्कूल एग्जाम से कट कर दिया है क्या। सर तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट इससे अलग था सर। हाँ बेटा स्कूल में वही स्टार्ट बोल ही रहा हूँ, नहीं हुआ है ये चैप्टर फिजिक्स में। बेटा वो 12th में आता है। यस सर। हाँ तो वही बोल रहा हूँ बेटा कि आपके पोर्शन से अब मुझे नहीं लगता कि ये वाला पोर्शन डिलीट होगा, आई डोंट नो एक्चुअली। हमें पता नहीं है चलो सर, बिकॉज हमारा जो स्टार्ट ही भी हो, नहीं। आपको यस। आपको ना एनसीईआरटी वाला स्टेटमेंट इससे याद रखना है, ठीक है। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट जो है वही आपको याद रखना है, क्योंकि वो स्कूल में आपको काम आएगा, ठीक है। सर आल्सो केल्विन प्लैंक में एंट्रोपी किधर है? बेटा केल्विन प्लैंक एंट्रोपी वगैरह इन वर्ड्स को यूज नहीं करता, ये हीट इंजन की हेल्प से समझाता है, समझ समझ में आ में। रहा है। यस ये सर। सिर्फ हीट इंजन के बारे में बोला था उसने, इसलिए उसका स्टेटमेंट हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, समझ में आया। यस। यस। तो बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करता हूँ, मेरे ख्याल से अभी आपको, हाँ ये, तो यहाँ पर आप लिख लो डायरेक्टली, वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट, ठीक है, ये इजी लैंग्वेज में। तो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी डिवाइस लाइक हीट इंजन that operates on a cycle, absorb the heat energy या heat लिख लो directly, and completely transforms this
heat into an equal amount of work. Equal amount of work मतलब कि जितनी हीट उसने अब्सॉर्ब की है सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। तो बेसिकली जब नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, तो सम अमाउंट ऑफ, वी कैन से सम ऑफ, सॉरी, sum of the heat gets released into the atmosphere. तो मतलब कुछ पार्ट तो एटमॉस्फेयर में जाएगा ही, ठीक है। वी कैन से प्रैक्टिकली नो इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी, ठीक है। समझ में आ गया। तो बेटा देखो ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट तो देखो देखो किसी साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया तो उसकी लैंग्वेज में होगा, लेकिन मैंने उसका यहाँ पर सिंप्लीफाइड वर्जन लिखा है, ठीक है। क्या आप समझ रहे हो, मैंने उसकी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपको यही क्लास में आता है और स्कूल एग्जाम में लिखना है, तो आपको कहाँ से लिखना होगा, एनसीईआरटी का स्टेटमेंट लिखना होगा, ओके। लिख लो यहाँ पर फॉर स्कूल एग्जाम फॉलो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, ठीक है। स्कूल एग्जाम में लिखना है तो आपको ऑब्वियसली बुक में जो दिया है वही वाला स्टेटमेंट लिखना होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट है। यहाँ पर उसका सिंपलीफाइड फॉर्म लिखा है कि वो कहना क्या चाहता है, उसका मीनिंग क्या है, दैट ओनली आई डिक्टेटेड यू, ओके। सर हम लोग बोल सकते हैं क्या सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इट्स लाइक इनर्शिया टू सम एक्सटेंट, मतलब एग्जैक्टली इनर्शिया नहीं, मतलब न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि मतलब एक बार इनर्शिया बेसिकली, हाँ। इट्स लाइक कि अगर इनर्शिया, मैं आई एक्सप्लेन वन सेकंड लाइक हाँ, अगर जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट को मोशन में डाल दिया एंड अगर उसको आइसोलेटेड कर दिया काइंड ऑफ, मतलब हाँ, उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो लाइक वो मोशन में ही रहेगा, और अगर रेस्ट में रहा तो रेस्ट में रहेगा, राइट। तो हाँ, सिमिलरली हाँ, अगर एक गैस ले लिया हमने और उसको आइसोलेट कर दिया, लाइक उसको हाँ, हमने कुछ एनर्जी नहीं प्रोवाइड किया, तो फिर वो हमेशा लाइक रैंडमली इधर उधर ये मूव करते रहेगा। गैस मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहता है, हाँ यस, जब तक एग्जैक्टली। कि किसी और मॉलिक्यूल से उसकी कोलिजन नहीं हो जाती। तो वो बेटा एक वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए बोल सकते हैं वो, है ना। यस, या लाइक काइंड ऑफ हम लोग इसको थर्मोडायनेमिक्स का इनर्शिया बोल सकते हैं। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, एक यस, मिनट, उसको आप थर्मोडायनेमिक्स से रिलेट मत करो। हम एक ठीक है। पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मोशन की बात करते हैं उसमें, है ना। तो यस मॉलिक्यूलर सर, मोशन के लिए तो बेटा मैकेनिक्स फॉलो होगी ही ना, ठीक है। यस सर, उसके लिए कॉलिजन होगी तो मोमेंटम भी कंजर्व होगा। इसके अलावा क्योंकि वो इलास्टिक कॉलिजन कर रहा है तो ऑब्वियसली एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, ठीक है ना। यस सर, तो क्या, तो वहां पर वो मैकेनिक्स है, उसको आप थर्मोडायनेमिक्स से ऐसे रिलेट मत करो, है ना, मतलब ठीक कंपेयर है। मत करो। या यस, यूज तो करना है लेकिन कंपेयर नहीं करना है। या क्लॉसियस स्टेटमेंट बेटा ये तो आपको बहुत सिंपल दिख रहा है ना, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस ऑपरेटिंग इन अ साइकिल दैट कैन ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू वार्मर बॉडी, है ना, विदाउट कंज्यूमिंग वर्क। तो ये तो बेटा सिंपल सा लैंग्वेज में ही लिखा है, इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ओके दोस्तों,
बेसिकली आप एनसीईआरटी में देखोगे तो थोड़ा सा अजीब सी लैंग्वेज में लिखा है, जो कि इतने आसानी से याद नहीं रहता है ना। लेकिन उसका एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म मैंने आपके सामने लिखा है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, है ना। हाँ बेटा, सेकंड पॉइंट लिखना है ना, सेकंड पॉइंट लिखना है आपको, बोथ पॉइंट्स, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 क्लॉजियस स्टेटमेंट लिखना है आपको, ठीक है। सो एनसीईआरटी में और कुछ गिवन है क्या, लाइक नहीं इसके नहीं, अलावा केल्विन मतलब प्लैंक में? बेटा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना केल्विन प्लैंक का, बेटा Yes. वो उसका मतलब लैंग्वेज थोड़ा सा अलग है, मतलब उसने जो वर्ड्स यूज किए हैं वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि फैसिलिटेट वगैरह ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज किए हैं जो अपने को याद रखना में मजा नहीं आता है ना। तो Yes, sir. उसको ही मैंने बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है ना, उसका मीनिंग यही है, ठीक है। Yes, sir. हम्म, चलिए, इतना सा सब कुछ हो गया, राइट। अभी एक और चीज लिख लेते हैं अपन, फाइनली थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लो बेटा, थर्ड लॉ सर ऑफ, इसके बाद कैलोरीमेट्री, हाँ बेटा उसके बाद कैलोरीमेट्री। उसमें तीनों लॉस का यूज होगा क्या? नहीं बेटा, उसमें अपन पढ़ेंगे बेसिक बेसिक सी चीजें, जैसे कि वाटर से आप आइस बना रहे हो तो कितनी एनर्जी, कितनी हीट रिलीज होगी, और यदि आप आइस से आइस को मेल्ट करोगे और फिर उसको स्टीम बनाओगे, है ना, तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वो सारी चीजें वहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। किसी चीज की मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है, और ये बेसिक बेसिक चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखिए बेटा। It states that the entropy of a perfect, it it states that entropy of a perfect crystal, बेटा अपने को फिजिक्स में ये काम नहीं आता है ना, सिर्फ एक स्टेटमेंट किसी मतलब जो वन और मोर चॉइस के होंगे वहां कुछ दे दिया हो तो बात अलग है, बाकी कहीं कोई न्यूमेरिकल वगैरह में इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टल एट अ temperature of 0 Kelvin, temperature of 0 Kelvin ब्लैक ब्रैकेट में लिख दोगे एब्सोल्यूट जीरो, है ना। 0 Kelvin ब्रैकेट में लिखोगे एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो is कांस्टेंट, कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखना, इक्वल टू जीरो उसको कंसीडर किया, इक्वल टू जीरो, ठीक है। मतलब कि एक तरह से इसको एक तरह से रेफरेंस मान लिया है। एक परफेक्ट क्रिस्टल यदि आप लेते हो, परफेक्ट क्रिस्टल की बात कर रहे हैं ना, हम कोई गैस वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम किसी कोई सॉलिड की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक परफेक्ट क्रिस्टल मतलब एक ऐसा सॉलिड लिया जो परफेक्ट क्रिस्टल है, उसमें कोई इम्प्योरिटी भी नहीं है ना, उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो उसकी एंट्रोपी है वो हम जीरो कंसीडर कर लेते हैं, इज इक्वल टू जीरो एंड दैट इज कांस्टेंट, ठीक है। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं करोगे वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत दोस्तों? तो इसीलिए क्या करते हैं बेटा, जब भी हम कोई गैस लेते हैं तो गैस की हम जब बात करते हैं तो हम उसकी एब्सोल्यूट एंट्रोपी नहीं डिफाइन कर सकते, हम लोग उसकी रिलेटिव एंट्रोपी ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। कि गैस कोई क्रिस्टल थोड़ी ना है,
तो बस ये स्टेटमेंट बेटा आपको ऐसे ही आप याद ना भी रहो तो चलेगा, केमिस्ट्री में कम आता है, फिजिक्स में इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। बेटा वो केल्विन है, KELVIN। मैंने क्या जी लिख दिया क्या? वेट, नहीं नहीं, केल्विन ही लिखा है, ठीक है। या बेटा ये आपने लिख दिया थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अरे बेटा ये 0 केल्विन लिखना था, है ना, केल्विन, 0 केल्विन। ब्रैकेट में लिख सकते हो एब्सोल्यूट 0, ठीक है, इज कांस्टेंट और इक्वल टू 0। कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखना है, इक्वल टू 0। क्लियर, नोटेड? ऑल ऑफ यू? हाँ, अब एक और चीज आपको लिखनी है, फुल एंड फाइनल लास्ट चीज। क्या है कि कभी कभी ना आपको जो क्वेश्चंस होता है उसमें ऐसे क्वासी स्टैटिक और ऐसे वर्ड्स लिखे मिल जाते हैं ना, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस से वर्ड लिखे मिल जाते हैं। तो एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है? एक क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है बेटा? जब कोई प्रोसेस बहुत बहुत स्लो हो, इनफाइनाइटली स्लो हो, है ना, यानी कि आप सोच सकते हो कि बहुत ही ज्यादा स्लो, इनफाइनाइटली स्लो, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, क्लियर? तो ये एक तरह की आइडियलाइज प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसमें क्या होगा बेटा, देखो आइडियलाइज प्रोसेस इसलिए क्योंकि इसमें चेंज जो है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्लो है ना। If the process, yeah, we can say कि process, an idealized process in which all changes takes place infinitely slowly, कोई भी चीज हो उसकी, वो सारी चीजें जो है वो इनफाइनाइटली स्लो होती है, यानी कि बहुत ही धीरे धीरे चेंज होती है। तो आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हैं, हर एक क्वांटिटी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो इसको एक लिखा है कि दैट इज इफ द प्रोसेस इज परफॉर्म इन सच अ वे दैट at any instant during the process the system is very nearly, यानी कि आप ये समझ लो कि आपने अभी ना, आपने देखा टेम्परेचर T है इज इक्वल्स टू 300 केल्विन, तो आप 2 मिनट्स के बाद देखोगे तो भी आपको 300 केल्विन ही दिखेगा, है ना। मतलब एक्चुअली ये टेम्परेचर जो चेंज होगा वो 300.001 केल्विन या ऐसा कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन आप बोलोगे कि यार 300 केल्विन ही तो है। तो मतलब आपको वो क्वांटिटीज चेंज, उनमें चेंज जो है वो बहुत माइनर नजर आता है, मतलब वो क्वांटिटीज चेंज ही नहीं होती है, ये समझ लो, ठीक है। द प्रोसेस इज परफॉर्म इन सच अ वे दैट at any instant during the process the system is very nearly in thermodynamic equilibrium, मतलब वो thermodynamic equilibrium के नियर ही रहता है। मतलब बेटा सिंपल सी बात है, जब क्वांटिटीज चेंज होना बंद हो जाती है तो हम बोल देते हैं क्या कि यार ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया है ना। क्या आप फिर इस बात को समझ? इक्विलिब्रियम में तो तब बोलते हैं लाइक जब मास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का सेम है। यस बेटा, वो हम बोल सकते हैं कि वो केमिस्ट्री में हम मास रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स वो केमिस्ट्री में बोलते थे, है ना। अभी Yes. इसकी बात करें तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में मतलब टेम्परेचर यदि चेंज नहीं होना है ना, तो हम बोल देंगे कि क्या, कि जितनी हीट जा रही होगी उतनी हीट वापस भी आ रही है। क्लियर? Yes, तो sir. दैट्स व्हाई क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वॉल्यूम तो वैसे भी चेंज नहीं हो रहा है, तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, इसका मतलब हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ? तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या हम वर्क प्रोवाइड कर रहे हैं? बेटा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखो हो तो सब कुछ रहा होगा, ठीक है, लेकिन जब भी आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस बोला जाए तो आप समझ लो कि ये कोई थर्मल इक्विलिब्रियम टाइप का बात कर रहा है, ठीक है ना। या फिर आप इतना सोच लेना, यदि आप क्वासी स्टैटिक दिया है तो आप ये समझ लो
कि ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है, ऐसा समझ लो, ठीक है। यस सर। ये बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस है और इसमें आपको क्या कंसीडर करना है, चेंज इन नहीं सर, इंटरनल अभी एनर्जी को आपने जीरो कंसीडर करना क्या है। बोला वो कि हीट आगे से आया फिर पीछे से गया, लाइक नहीं माइनस मेरा हो। कहने का मतलब, देखो देखो देखो, आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आपके पास एक सिस्टम है बेटा, ये सराउंडिंग से लेट से कुछ एक्सचेंज कर रहा होगा, हीट ले दे रहा होगा, है ना। तो यस सर। जो भी प्रोसेस है वो इतनी ज्यादा स्लो है, इतनी ज्यादा स्लो है कि आपको इसकी जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो आपको नेग्लिजिबल दिखती है, यानी कि इसकी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही नजर आता है। थोड़ी देर बाद भी आप ऑब्जर्व करोगे कांस्टेंट टेम्परेचर मिलेगा, सेम ही टेम्परेचर मिलेगा, मतलब इतना माइनर चेंज हुआ होगा कि आपको लगेगा कि चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है, आपको यही लगेगा ना कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब सिस्टम ने जितनी हीट इसको दी होगी इसने वापस उतनी एब्जॉर्ब भी कर ली होगी, तभी तो चेंज नहीं हुआ। यस, या तो ये भी हो सकता है कि सिस्टम ने हीट दी ही नहीं हो। हाँ, यस। तो मतलब आप ये समझ लो कि एक तरह से थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। तो उसको हम क्वासी स्टैटिक बोल देते हैं, ठीक है। सर अगर सर ये वर्ड लिखा होगा तो हम क्या करेंगे सर? बेटा जब भी ये वर्ड लिखा है तो आप उस प्रोसेस के लिए डेल्टा यू को आप क्या ले लोगे, जीरो ले लोगे, मतलब उसका टेम्परेचर कांस्टेंट मान लोगे, ठीक है। सिंपली स्पीकिंग क्वासी स्टैटिक वर्ड लिखा मिले तो आप बस ये समझ लेना कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इसमें क्या हो रहा है, जो बहुत ही स्लो काम करती है, मतलब इसमें टेम्परेचर में चेंज आपको नेग्लिजिबल लेना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को आपको जीरो ले लेना है, ठीक है। समझ सर, आया? ये आपने जो स्टेटमेंट बोला है मुझे समझा नहीं कि अगर वो हीट उसको सिस्टम से मिला तो उतना ही उसने अब्सॉर्ब कर लिया, मतलब अगर वो मिल रहा है तो वो अब्सॉर्ब भी करेगा ना। रुको 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 बेटा, मेरा कहने का मतलब आप नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब है कि कोई प्रोसेस है वो इतनी ज्यादा स्लो है कि उसको ना सिस्टम से हीट एक्सचेंज करने के लिए टाइम मिल जाता है ना, इनफ टाइम मिल जाता है। तो वो क्या करती है प्रोसेस, वो सिस्टम के साथ क्या होगा बेटा, उसका टेम्परेचर जो है उसमें चेंज क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा। यस और नो? यस यस। करेक्ट। और बेटा कोई बॉडी है उसका टेम्परेचर आप देख रहे हो कि 5 मिनट्स के बाद चेंज नहीं हुआ, 10 मिनट्स के बाद चेंज नहीं हुआ, 15 मिनट्स के बाद, 100 मिनट्स के बाद भी चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या बोलोगे यार, ये तो ऑब्वियसली ये सिस्टम क्या है, सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो सर मतलब ये पाथ फंक्शन टाइप का है ना, मतलब ये पाथ हाँ, पे डिपेंडेंट नहीं है ना। सॉरी नहीं, नहीं, पाथ फंक्शन नहीं, फाइनल और इनिशियल पे डिपेंडेंट है। हाँ फाइनल और इनिशियल पे स्टेट फंक्शन, ठीक है। हाँ वही स्टेट फंक्शन, यस सर। और जैसे हम तो अभी सिर्फ एक, लाइक आपने बोला कि जितना हीट मिला उतना वो लाइक दे रहा बेटा आप सुनो, मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूँ, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में क्वासी स्टैटिक लिखा मिले तो आप ये समझ लो कि हम एक थर्मल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, मतलब कि डेल्टा यू आपको जीरो ले लेना है सिस्टम के साथ, है। सिस्टम का समझ। टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, बस ये लेके चलना, ठीक है। यस समझ। हाँ, ये क्वेश्चन में यूज हो जाता है इसलिए मैंने इसको लिखा है, कि वो रीजन, ठीक है। सर तो वो आइसोथर्मल लिखेंगे कि क्वासी स्टैटिक लिखेंगे? बेटा वो क्या है, हम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है ना। सो आइसोथर्मल और क्वासी स्टैटिक सेम चीज है क्या? सेम चीज बोल सकते हैं वैसे, है ना, बट यस। आइसोथर्मल एक डिफरेंट चीज है, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह से ये क्या है, देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में हम उसको इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते, लेकिन इस वाली कंडीशन में हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, ठीक है ना। यस समझ। सर लेकिन फिर इन सब जो भी आज आपने पढ़ाया सर, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ और क्वासी स्टैटिक, ये कहीं भी यूज नहीं हुआ सर, मतलब मॉड्यूल में अभी तक जो भी आपने नहीं homework-। बेटा, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, मैं यही बोलना चाह रहा हूँ बेटा कि ये चीजें आपसे नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना। मेन में कहीं कहीं या आपको भले ही मतलब कोई स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, लेकिन ये कहीं पे भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, मतलब आप समझ लो कि इससे जो है बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, कहीं यूज नहीं होता है ये चीजें, ठीक है ना। बट सिलेबस में है तो पढ़नी तो पड़ेगी। क्लियर? ओके सर। आपको जो भी चीजें हैं, जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, कार्नोट इंजन तक आपका सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी ये जो चीजें हैं, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस,
ये बस क्या है, क्वासी स्टैटिक कहीं कहीं वर्ड आ जाता है बीच में, तो आपको बस ये समझ के चलना है कि वहां पर आप क्या ले लो, इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट लेके उसको सॉल्व कर लेना। सर ठीक है, कैलोरीमेट्री का ज्यादा ये है मार्क्स वेटेज की हाँ क्वालि थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखो, मैं एक बात बताता हूँ बेटा, थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, सारी तरह की प्रोसेस रहती है, तो क्वेश्चन जो है वो ज्यादा चांसेस रहते हैं। कैलोरीमेट्री तो एक क्लास का चैप्टर है, 1 क्लास में हम पूरा ही फिनिश कर देंगे उसको, ठीक है। अच्छा यस समझ। हाँ, तो अब हम इसके बाद कैलोरीमेट्री करेंगे और वो एक ही क्लास में पूरा फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना, ओनली 1 क्लास नीडेड फॉर दैट। उसके बाद और चैप्टर आपको भी उसके उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने में आपको मजा आएगा, आप देखोगे अरे ये तो बच्चों जैसा है ना। क्लियर। उसके बाद चैप्टर खत्म कैलोरीमेट्री के बाद। कैलोरीमेट्री के बाद थर्मल एक्सपेंशन और बचेगा हमारे पास, है ना। तो देखिए हमने क्या क्या कर लिया, हमने केटीजी कर लिया, हमने थर्मो कर लिया, थर्मो खत्म हो गया अपना, है ना। उसके बाद यस अपना नेक्स्ट होगा कैलोरीमेट्री, ये हमें करना बाकी है, और फिर थर्मल एक्सपेंशन करना है, थर्मल एक्सपेंशन। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो है हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, समझ रहे हो। तो कैलोरीमेट्री के लिए 1 लेक्चर, थर्मल एक्सपेंशन के लिए 1 लेक्चर या 1.5 लेक्चर लग सकता है, और हीट ट्रांसफर के लिए आप समझ लो कि 3 to 4 आवर्स तो लगेंगे, 5 आवर्स लगेंगे समझ लो, तो 2 to 3 लेक्चर्स, 3 लेक्चर्स ले लो आप इसको, है ना। तो टोटल 5 to 6 लेक्चर्स चाहिए पूरा कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, यस। समझ पाए। और फिर अगला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाला होगा क्या? ओके, आपको कुछ इलेक्ट्रिसिटी ओके बेटा, दूसरे सर कौन कौन सा पार्ट पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। अभी तो रोटेशनल चल रहा है। अभी तो रोटेशनल चल रहा है, ओके, रोटेशनल चल रहा है, फिर एसएचएम वेव्स वो सब भी आएगा, है ना। तो मुझे लगता है कि हाँ, यदि मैं पढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह वो सभी लिया जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है, 12th क्लास के चैप्टर स्टार्ट होंगे, है ना। यस सर। चलो देखेंगे जो भी हो, है ना, जैसे आगे से इंस्ट्रक्शन आएंगे वैसे ही करेंगे। हाँ बेटा, यहाँ पर एक चीज पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। रिलेट रिलेट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट engine and refrigerator if they are, ठीक है, operated between same temperatures, between same temperatures, ठीक है। फर्स्ट वर्ड क्या है सर? रुको, रिलेट एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन एंड, यहां पर मुझे लिखना था कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, इसकी तो एफिशिएंसी होती ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। अरे बेटा बेसिकली आपको अल्फा और ईटा में रिलेशन निकालना है, ठीक है, अल्फा और ईटा में, क्लियर। तो ये देखो, ये जो चीजें हमने लिखी थी, इसको आप याद रखना बेटा कि Q2 जो है ये प्रोपोर्शनल टू T2, Q1 की जगह T1 और Q2 की जगह T2 डाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे कार्नोट इंजन है, वैसे ही यदि हम लोग एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, तो जहां जहां पे भी Q आते थे वहां वहां पर टेम्परेचर आ जाता है ना। तो हम लोगों को बस इनको क्या करना है, रिलेट करना है, तो हम बोलेंगे कि कोएफिशिएंट ऑफ एफिशिएंसी वो क्या होता है, 1 - T2/T1, यस। और यदि मैं कार्नोट रेफ्रिजरेटर ले लूं तो उसके लिए बीटा आता है, तो वो क्या था फॉर्मूला, याद है आपको, Q2/Q1 - Q2, ऐसे आया था ना बीटा। तो इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ T2/T1 - T2, ठीक है।
तो अब हम इन दोनों को रिलेट करेंगे। तो रिलेट कैसे करेंगे? हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं और फिर T1/T2 या फिर यहीं से T1/T2 T2/T1 की वैल्यू ले लो। चलो T2/T1 कितना आ रहा है? 1 माइनस ईटा या ईटा माइनस 1? ईटा माइनस 1 है ना। और यहाँ पर क्या कर लो, T2 को पूरे में डिवाइड कर लो या फिर T1 को डिवाइड कर लो पूरे में, है ना। तो यदि मैं T1 को डिवाइड करूँ तो T2/T1 अपॉन 1 माइनस T2/T1। चलिए ठीक है। या मैंने उल्टा लिख दिया, नहीं So 1 minus 1 माइनस ईटा आना चाहिए, मैंने गलत लिख दिया। यस 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 1 माइनस ईटा, सॉरी 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 गड़बड़ हो गया। हाँ 1 माइनस ईटा। चलिए तो अब ये बीटा और इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है? ये वाला, है ना। या तो बीटा और ईटा में ये रिलेशन हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कार्नोट इंजन है उसी तरह से यदि एक कार्नोट रेफ्रिजरेटर अज्यूम किया जाए तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन these two quantities, coefficient of performance and coefficient of efficiency. ठीक है। Yes, sir. दैट्स ऑल, पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म। अब अपने को कैलोरीमेट्री करना है जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। वैसे टाइम बाकी है क्या खत्म? खत्म, ऑलमोस्ट लाइक क्लास होने वाला है। ठीक है तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे, ठीक है। थोड़ा स्पीड से चलेंगे ताकि हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर पाए कैलोरीमेट्री। बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा चैप्टर है कैलोरीमेट्री, आपको एक ही बार में आ जाएगा। ओके कुछ भी नहीं करना है उस चैप्टर में। आपको ऐसा बोला जाएगा कि आपने ना 100 ग्राम वाटर ले लिया और फिर आपने 50 ग्राम आइस ले ली। अब उस वाटर में आइस डाल दिया, आपको वाटर का टेम्परेचर दिया है और आइस बोल दिया 0 डिग्री सेल्सियस पर है या फिर कुछ नेगेटिव टेम्परेचर वाला आइस है, ठीक है। तो आइस को वाटर में डालने पर फाइनली क्या होगा, फाइनल कंटेंट क्या बचेगा, कितना पानी रहेगा, कितना आइस रहेगा। यदि सारा कुछ वाटर बन गया है तो फिर उसका टेम्परेचर कितना होगा, लाइक दैट। ओके विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है। हाँ यदि आप बोलना चाहोगे कि सर कौन से पार्ट से क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं, क्या है, तो ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी बेटा थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो है मतलब वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है ना। क्योंकि जेई एडवांस में आप देखोगे एक ना एक तो ऐसा क्वेश्चन आता ही है जो कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पर बेस्ड होता है। ओके यस सर। तो आज के लिए इतना ही। हाँ जहाँ तक बात करूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद जो हीट इंजन है तो इनके फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। बाकी ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, लॉसेस स्टेटमेंट, बेटा ये आपको मतलब किसी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लाइक मोर देन वन चॉइस में कहीं पे कुछ डाल दिया तो आपको मिलेगा। बाकी इसको पूछने का कुछ तुक नहीं बनता क्योंकि वहां से आप कोई न्यूमेरिकल नहीं बना सकते, ठीक है। तो आपको बस वो स्टेटमेंट में बोल क्या रहे हैं लोग वो आपको समझना है, आपका काम हो जाएगा। बाकी स्कूल एग्जाम के लिए आपको केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, क्लॉज स्टेटमेंट, इन चीजों को अच्छे से मगअप करना होता है। तो वो तो आपका 12th क्लास का टेंशन है और स्कूल वाले टीचर बता ही देंगे, इसलिए टेंशन नहीं, ठीक है। ओके दोस्तों। सर हाँ बेटा बोलिए। सर बीटा Q2/W होता है राइट? तो आपने बीटा Q2 Q2 मतलब बाई W Q2 होता है और उसको हम लिख सकते हैं क्या, Q2 डिवाइड बाय Q1 अपॉन माइनस Q1 माइनस Q2। हाँ हाँ सर, यस तो उसको आपने T2 कैसे लिखा? हाँ T2 वही अपॉन बता रहा हूँ T1 वही माइनस बता रहा T2। हूँ बेटा वही बता रहा हूँ। देखो आपने जैसे उसके लिए किसके लिए
कार्नोट इंजन के लिए क्या लिखा था आपको याद है? 1 माइनस Q2/Q1 होता था, याद है? हाँ सर। ये हीट इंजन के लिए आता था, लेकिन जब आप कार्नोट इंजन के लिए बात करते थे तो आप लिखते थे 1 माइनस T2/T1, है ना? यस आर यू सर। गेटिंग? तो वैसे ही अब क्या कर दिया, अब वैसे ही हमने अज्यूम कर लिया कि एक रेफ्रिजरेटर है जो कि कार्नोट रेफ्रिजरेटर है। आर यू गेटिंग? हाँ सर। हाँ, तो अब वो कार्नोट रेफ्रिजरेटर है तो मतलब उसको भी अब एडियाबैटिक वगैरह वो सब बीच में लेकर आए होंगे, और फिर फाइनली हम लोग बोलेंगे कि Q2 इज रिलेटेड टू T2 टेम्परेचर एंड Q1 इज रिलेटेड टू T। समझ रहे हो? ये Q2 T1 हाँ सर। T2 से रिलेटेड और ये T1 से रिलेटेड हो जाएगा Q1। ठीक है, गॉट इट दोस्तों? सो दैट्स यस इट। सर। अब आपके पास टास्क बचता है आज का होमवर्क बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1 है ना, ये आपको पूरी कंप्लीट करनी है। लेकिन आप कौन कौन से टॉपिक्स कर पाएंगे? केटीजी आप पूरा कर सकते हैं और थर्मोडायनेमिक्स आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ये वाले 98 मैंने नंबर्स भेजे थे एक दिन, है ना, ग्रुप में, कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन से बताया था Yes, यस sir. सर। या, वो आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा आपको देखना, आप सेकेंड एक्सरसाइज में भी जितने भी साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब आप थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको आप करेंगे। ओनली द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। आर यू गेटिंग? इतना आपको करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास के बाद हम कैलोरीमेट्री के क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर लेंगे। ओके दोस्तों, सफिशिएंट, चलें? यस सर। थैंक यू Okay, सर। yeah, see you in the next class, bye bye।